अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीदुज़्ज़मा है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वहीदुज़्ज़मा अर्थलिंक्स कंसल्टेंट पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो टॉक का टॉपिक है कि हम कोरोना क्राइसिस की किस ख़तरनाक स्टेज पे खड़े हैं और हमारा आइंदा का या हुकूमत का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। मैंने आज की इस टॉक को 10 सेगमेंट्स में तकसीम किया है। पहले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस है क्या। दूसरे सेगमेंट में जो दुनिया में डेथ रिकॉर्ड है उसका डेटा आपको दूंगा। तीसरे सेगमेंट में कौमों के रवैयों के हिसाब से जो 6 स्टेजेस हैं उनको सामने लाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि हम किस ख़तरनाक स्टेज पे खड़े हैं। चौथे सेगमेंट में मैं आपको अपनी पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर की कैपेसिटी से मुतल्लिक मुवाजना करके बताऊंगा कि हम कहाँ खड़े हैं। सेगमेंट 5 में मेरी रिकमेंडेशन होगी कि हुकूमत आम आदमी की मदद के लिए क्या कुछ कर सकती है। सेगमेंट 6 में हुकूमत जो फ्रंट लाइन वर्क फोर्स है उसकी मदद के लिए क्या कर सकती है। सेगमेंट 7 में मैं आपको बताऊंगा कि हम इंडिविजुअल लेवल पे कोरोना से फाइट करने के लिए क्या कोशिशें कर सकते हैं। सेगमेंट 8 में मेरी रिकमेंडेशन होगी कि गवर्नमेंट एडिशनल हेल्थ सेक्टर फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम करने के लिए क्या कुछ कर सकती है। सेगमेंट 9 में मैं पॉइंट आउट करूंगा कि हुकूमत इस कोरोना क्राइसिस को से निपटने के लिए अजाफी फंडिंग कहाँ से लाए। और सेगमेंट 10 में मैं आपको ये बताऊंगा कि मौजूदा लॉकडाउन को कैसे कामयाब किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं सेगमेंट 1 की तरफ आता हूँ कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है और बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि कोरोना वायरस है क्या। इस सेगमेंट को मैं इस मौका पर ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक्नॉलेज करूँ कि इस सेगमेंट को मैंने डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी जो फुल ब्राइट स्कॉलर हैं और प्रिंसटन न्यू जर्सी यूएस में रहते हैं, उनके कोरोना के तलक जो पेपर है पाकिस्तान के बारे में, उससे ये सेगमेंट लिया है। कोरोना वायरस है क्या। नंबर 1, कोरोना वायरस की इब्तिदा दिसंबर 2019 में चीन से हुई थी। नंबर 2, ये दर हकीकत कोरोना वायरस फैमिली से तल्लक रखता है। ये वायरस 60 की दहाई से हमारे दरमियान मौजूद है और ये जेनेटिक तब्दीलियों के साथ अलग अलग अंदाज में हम पर हमलावर हो रहा है। नंबर 4, severe acute respiratory syndrome that means SARS और Middle East respiratory syndrome that means MERS। ये इन दो वायरसेस का तल्लक भी इसी ख़ानदान से है। नंबर 5, नए आने वाले वायरस को नोवल कोरोना का नाम दिया गया है और इससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया है। नंबर 6, नोवल कोरोना वायरस जो है ये एक ज़ोनोटोनिक वायरस है और जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। चूँकि ये इंसानी वायरस नहीं, लिहाजा इसके खिलाफ हमारी कुव्वत मुदाफ़त भी खासी कमज़ोर है। 7, एक अंदाजे के मुताबिक ये चमगादड़ों से या बिजू या पंगुलान से इंसानों में फैला। दरमियान में कोई और जानवर भी इस तसलसल में इस्तेमाल हो सकते हैं। कोरोना वायरस के नतीजे में अब पूरी दुनिया में, और ये जो मैं फिगर दे रहा हूँ ये 18 अप्रैल 2020 की अपडेटेड फिगर है कि पूरी कोरोना वायरस से 1,56,141 डेथ हो चुकी हैं दुनिया में। यहाँ ये जिक्र भी करता चलूँ कि इबोला जो एक वायरस था उसने 4 सालों में 11,000 लोगों को हलाक किया था और आप देख सकते हैं कि कोरोना ने सिर्फ 3.5 माह के अंदर लाखों लोगों को अपना शिकार बना लिया है। अब मैं
आता हूँ सेगमेंट 2 की तरफ कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना से कितनी डेथ्स हुई हैं, कितनी हलाकतें हुई हैं और उनका डेथ रिकॉर्ड मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दुनिया में टोटल 22,76,000, मैं राउंड फिगर्स सिर्फ बोल रहा हूँ, 22,76,000 के करीब कोरोना के कन्फर्म केसेस हैं कल तक, और जो इसमें रिकवर हुए वो तकरीबन 5,82,000 के करीब, और जो टोटल डेथ्स हुई वो 1,56,141 के करीब है। वैसे तो वायरस चंद ममालिक के अलावा सारी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन मैं जो अहम और मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं दुनिया के 9, उनमें उनका डेथ रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूँ। यूएस में तकरीबन 37,000 लोग हलाक हुए हैं, स्पेन में 20,000 प्लस के करीब हलाकतें हुई हैं, इटली में 22,700 के करीब हलाकतें हुई हैं, जर्मनी में 437 हलाकतें हुई हैं, यूके में 14,576 हलाकतें हुई हैं, फ्रांस में 18,600 के करीब हलाकतें हुई हैं, चाइना में 4,632 के करीब हलाकतें हुई हैं, और ईरान में 5,000 के करीब, और पाकिस्तान में अब तक 143 हलाकतें हुई हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये वेब बेस्ड अहम सोर्सेज जो ऑथेंटिक सोर्सेज कहलाते हैं उनसे ली गई है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी हर लिहाज से कंफर्म नहीं की जा सकती। इसमें डेथ ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। अब मैं सेगमेंट 3 की तरफ आता हूँ। इसमें, और ये बहुत अहम सेगमेंट है, और ये इस वीडियो टॉक का एक क्रक्स के तौर पे है कि हम अक़वाम आलम ने अपने रवैयों के हिसाब से इस कोरोना वायरस को कैसे डील किया, और उन रवैयों के हिसाब से इसको 6 स्टेजेस में तकसीम किया गया है। और इस मौका पर ये भी दोबारा मैं बता दूं कि ये जो 6 स्टेजेस हैं ये मैंने डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी जो फुल ब्राइट स्कॉलर हैं और प्रिंसटन न्यू जर्सी यूएस में रहते हैं, उनके पेपर से हैवीली ड्रान की हैं। मुख्तलिफ ममालिक के रवैये और हालिया मवाद को देखते हुए उनके रद्द अमल को 6 स्टेजेस में तकसीम किया गया है। स्टेज 1 ये होती है कि ये समझा गया या ये समझना कि ये हकीकत नहीं अफसाना है, और इसमें आम ये जब स्टेज होती है तो लोग कहते हैं कि कोरोना से कुछ नहीं होगा, ये सब उड़ी उड़ाई बातें हैं, बिला वजह का खौफ व हरास फैलाया जा रहा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये मुसलमानों को नहीं होगा, हम पाक साफ लोग हैं और चाइनीज़ की तरह चमगादड़ नहीं खाते। फिर इसकी दूसरी स्टेज वो होती है कि जब चंद कंफर्म केसेस सामने आ जाते हैं। ये वो स्टेज है कि जब कंफर्म केसेस सामने आ गए तो फिर भी हम ये कहते हैं कि ये महज इत्तेफाक है, इन लोगों ने सफ़र किया होगा, उनके गुनाहों का सिला है, बहसीयत मुल्क परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन मैं इस मौके पे ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि वबा जब फैलती है तो वो बुरे और नेक आदमी की तमीज़ नहीं करती और सबको अपनी लपेट में ले लेती है। कौमों के रवैयों के हिसाब से कोरोना की तीसरी स्टेज ये होती है कि दूसरी स्टेज है कि थोड़े केसेस सामने आते हैं। अब तीसरी स्टेज में ज़्यादा केसेस सामने आ गए हैं और अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। हम फिर भी वही राग अलाप रहे हैं कि घबराना नहीं, ये कुछ दिनों की बात है, हर चीज़ मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। ये दूर दराज के इलाकों में, तफ्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में हो रही है। हम तो इधर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में रह रहे हैं, हम इससे महफूज हैं। अगर मुल्क बंद कर दिया गया तो लोग खाएंगे कैसे, इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। फिर इसके बाद चौथी स्टेज आती है जब हलाकतों की तादाद मुसलसल बढ़ रही होती है। तो जब केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और हलाकतें भी
उसी रफ्तार से काबू से बाहर होती जा रही हों तो ज़्यादा लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और जो लोग क्वारंटाइन में बंद थे वो वहाँ से फरार होने की कोशिश करते हैं और हुकूमत इस स्टेज पे बुखलाहट का शिकार हो जाती है कि आया मुल्क को बंद करें या ना करें। वो अफरा तफरी में कुछ जुज़वी इकदाम करती है, मसलन हवाई जहाज़ और रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद करना, कुछ घंटों का कर्फ्यू लगा देना। मगर ये जब स्टेज आती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। अगर हम क्रिटिकली असेस करें तो पाकिस्तान अब इन 6 स्टेजेस में चौथी और इसी स्टेज पे है। 5वीं कोरोना की स्टेज ये है कि अमवात काबू से बाहर और हुकूमत और अवाम घबराहट का शिकार हो रहे हैं। ज़्यादा केस, ज़्यादा अमवात, अब हुकूमत या अवाम सब घबराहट का शिकार हैं। अवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं, हुकूमत हर दूसरी शय के ऊपर क्रैकडाउन करती है, सेहत का निज़ाम बैठ जाता है और मुल्क घंटों के हिसाब से झुकता चला जाता है। हुक्मरान बीमारी या कोई और बहाना बनाकर साइड पे हो जाते हैं और मुल्क का नज़्म व नसक फ़ौज के पास चला जाता है। ये एक्सट्रीम स्टेज है ये जिसमें हुकूमत घबराहट का शिकार होती है। लेकिन इससे भी एक खौफनाक और बड़ी स्टेज है और वो 6ठी स्टेज है और उसमें ये है कि हर तरफ लाशें ही लाशें, मुल्क घुटने टेक देता है और मुकम्मल शट डाउन हो जाता है। हर महल्ले में लाशें गिरती हैं, ना आप गुस्ल दे सकते हैं ना जनाजा पढ़ा सकते हैं और हर शख्स दूसरे के लिए अछूत हो जाता है। मुल्क को खुद एक वेंटिलेटर की ज़रूरत है मगर वो भी दस्तयाब नहीं होता। जिस तरह के इस स्टेज को हम इस वक्त कह सकते हैं कि इटली या न्यूयॉर्क की एज ए सिटी वो इस 6ठी स्टेज से गुजर रहे हैं। अब सेगमेंट 4 में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी टेक्निकल जो वर्क फोर्स है हेल्थ सेक्टर की उसका स्टेटस क्या है और उसका मुवाजना कुछ डेवलप कंट्री से भी करूंगा। और ये जो डेटा मैंने लिया है ये भी डॉक्टर ज़ीशानुल उस्मानी और कुछ इंटरनेशनल वेब बेस्ड मीडियम हैं उनसे कलेक्ट किया है। पाकिस्तान में डॉक्टरों की तादाद 2,10,000 है। कोई 25,000 मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। अब मुकम्मल तादाद को भी देखें तो तकरीबन हर 1000 पाकिस्तानी पर एक डॉक्टर है। अगर हम इसको कंपेयर करें यूके और यूएस से तो यूके में 344 लोगों पे एक डॉक्टर है और इसी तरह यूएसए में 378 लोगों पे एक डॉक्टर है, जबकि हमारे यहाँ 1000 पे एक डॉक्टर है। अब ज़ाहिर हर डॉक्टर वबा पर काम नहीं कर रहा होता, कोई दिल का डॉक्टर होगा, कोई समात का, कोई ब्रेन का। तो हम दिल खोल कर भी बात करें तो बमुश्किल 20,000 से ज़्यादा डॉक्टर कोरोना को फाइट करने के लिए जमा नहीं कर सकेंगे। तो कोरोना की वबा में जो फ्रंट लाइन किरदार निभा सकेंगे यानी हर 1,20,000 पाकिस्तानियों पर एक डॉक्टर अवेलेबल होगा। पाकिस्तान में नर्सों की तादाद 1,10,000 है यानी हर 2,000 पाकिस्तानियों पर एक नर्स। अब मैं सेगमेंट 5 की तरफ आता हूँ कि गवर्नमेंट आम आदमी की मदद के लिए क्या एक्शन ले सकती है। इसमें मेरी 7 रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन 1 के एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड हेल्थ फ्रेमवर्क के तहत एक सेंट्रलाइज टेस्टिंग हब कायम की जाए कोविड-19 के केसेस को टेस्ट करने के लिए। लेकिन ये हो सेंट्रलाइज, लेकिन ये इसके जो सेंटर हैं वो तहसील लेवल पे हमारी जो पॉपुलेशन को सामने रखते हुए मेरी रिकमेंडेशन है कि ये तहसील की सतह पर कायम किए जाए। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि जब ये टेस्टिंग हब एस्टेब्लिश हो जाए तो टेस्टिंग एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और उसे इफेक्टिव बनाने के लिए इसकी प्रायोरिटाइजेशन की जाए टेस्टिंग एक्सेस की, और सबसे पहले 3 किस्म के लोगों के टेस्ट किए जाए, जो बूढ़े हैं, एल्डरली या
दूसरे नंबर पे जो बीमार हैं, और वो फैमिलीज़, तीसरे नंबर पे वो फैमिलीज़ जिनमें कोई इंटरनेशनल ट्रैवल से कोई फैमिली मेम्बर इंडक्ट हुआ है। मेरी तीसरी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन ये है कि कोविड-19 के केसेस की ट्रेसिंग और ट्रैकिंग का एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाए, और इसको हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं उसमें भी 2 मेजर्स ज़रूरी हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स की स्क्रीनिंग को ज़्यादा रोबस्ट कर दिया जाए, और नंबर 2 के जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके क्वारंटाइन रूल्स में और ज़्यादा सख्ती कर दी जाए। मेरी गवर्नमेंट को चौथी रिकमेंडेशन ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जो फोर्थ कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस के शॉक्स आएंगे उनसे निपटने के लिए एक पॉलिसी फार्मूलेट की जाए, और उसके बाद एक एक्शन प्लान बनाया जाए ताकि हम उस इकोनॉमिक क्राइसिस के शॉक्स के लिए प्रिपेयर हो सके। मेरी 5वीं रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के लिए ये है कि आम आदमी को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम का साउंड सिस्टम कायम किया जाना चाहिए, और उसमें भी प्रायोरिटाइजेशन की जाए कि ये 3 किस्म के लोगों को सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट का बंदोबस्त किया जाए। नंबर 1 जो गरीब हैं, नंबर 2 जो पहले ही मार्जिनलाइज लाइफ गुजार रहे हैं, और नंबर 3 जो फैमिलीज वर्स्ट अफेक्टेड हैं कोरोना वायरस से और आइसोलेट होके रह गई हैं और उस वजह से आउट ऑफ वर्क भी हो गई हैं, और वो वर्क क्लास जो अपनी रोज़ाना की लाइवलीहुड के लिए डेली मेहनत मजदूरी करती थी, उनको सबसे पहले इस फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम में लाया जाए। और इसको हम कैसे साउंड सिस्टम के तहत ला सकते हैं, इसके लिए हमारी रिकमेंडेशन ये है कि यूनियन काउंसिल लेवल की सतह पे बैतुल माल कायम कर दिए जाए। हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस के शॉक्स हैं उनकी मिटिगेशन के लिए हम कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं कि अगर हमारी जो एफर्ट्स हैं उनको हम ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं, और जो यूनियन काउंसिल की सतह पे बैतुल माल कायम किए जाएंगे उसमें पैसा कहाँ से आएगा। सबसे उसके 3 सोर्सेस हो सकते हैं कि इस तरह के क्राइसिस में जो रिच और वेल्दी पीपल हैं उनको मोबिलाइज किया जाए कि वो उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करें, और फिर आवाम से स्पेशल डोनेशंस, आम लोगों से भी स्पेशल डोनेशंस ली जाए, और फिर गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत उशर और ज़कात और चैरिटी की रकूम इकट्ठी करे और उन बैतुल माल में डाले। हुकूमत के लिए मेरी 7वीं रिकमेंडेशन ये है कि जो एरियाज कोविड-19 से अफेक्टेड हैं उन जियोग्राफिकल फोकस करते हुए 4 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया जाए। पहली कैटेगरी हाईली इन्फेक्टेड लोगों का हब्स या एरियाज होंगे कि जहां उसका क्राइटेरिया जहां डेथ रिपोर्ट्स हुई हैं और जिन इलाकों में लोग ICU तक चले गए हैं उनको हाईली इन्फेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाए। और फिर दूसरी कैटेगरी मीडियम रेंज इन्फेक्टेड एरिया जहां डेथ्स रिपोर्ट्स नहीं हुई लेकिन लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं और ICU में नहीं गए। तीसरी कैटेगरी लेस इन्फेक्टेड एरिया जहां कोविड-19 पॉजिटिव लोग ट्रेस हुए हैं लेकिन वो घरों में ट्रीट हो रहे हैं। और चौथी कैटेगरी वो हो सकती है कि जहां कोई केस कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं हुआ। और ये जो सेकंड कैटेगरी है जो जियोग्राफिकली इन्फेक्टेड एरिया कैटेगराइज किए गए हैं उनमें ऐसी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाइड किया जाए जिनमें पेशेंट्स हैं जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इशू है या वो कफ में मुब्तला है, फीवर में मुब्तला है या सोर थ्रोट या रनिंग नोज़ में मुब्तला है, उनको प्रायोरिटी से उनके टेस्ट किए जाएं। अब मैं सेगमेंट 6 की तरफ आता हूँ और इसमें मेरी गवर्नमेंट के लिए रिकमेंडेशंस हैं कि वो फ्रंट लाइन वर्क फोर्स की
مدد کے لیے کیا کر سکتی ہے. اس میں میری ریکمنڈیشن ہے کہ جو ہماری فرنٹ لائن ورک فورس ہے اور اس میں آرمی کے لوگ، پولیس کے لوگ اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور نرسز، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کے ہیروز ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے وہ ایک فرنٹ لائن سولجر کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے لیے میری ریکمنڈیشن ہے کہ ان کو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ریگولر بیسز پہ مہیا کیے جائیں اور ایک سگنیفیکنٹ جو اماؤنٹ آف فنڈز ہے وہ ایلوکیٹ کر کے ایک میکانزم ڈیوائس کیا جائے کہ جو پیریاڈیکلی ریگولر بیسز پہ یہ پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ہیں وہ پروکیور کیے جائیں، اور خاص طور پہ جو گلوز اور ماسک جو کلینیکل سیٹنگ میں ریکمینڈڈ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے حاصل کیے جائیں. سیگمنٹ 7 میں میری گورنمنٹ کے لیے ریکمنڈیشنز ہیں کہ وہ فزیکل میڈیکل فیسلٹی اور انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے کیا کیا ایکشن لے سکتی ہے. اس سلسلے میں میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ پلیٹ فارم اور وہ ریسرچ سینٹر یا فارماسیوٹیکل کمپنی یا گورنمنٹ کے ادارے ایمرجنسی بیسز پہ کام کر رہے ہیں ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ گڈ اور سروسز کو تیزی سے عام لوگوں تک پہنچا سکیں اور اس وائرس ریلیٹڈ رسپانس کو اسٹرینتھن کر سکیں. پھر میری دوسری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ جب انیشل ٹیسٹنگ ہو جائے تو جو سورس آف انفیکشن ہے اس کو بھی ٹریس کرنے کا میکانزم ڈیولپ کرے. پھر میری دوسری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں تحصیل لیول پہ جو مین ہبز ہیں ان میں پورٹیبل وینٹیلیٹرز مہیا کیے جائیں. نمبر 2، وائرس افیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے ایکچولی ایمرجنسی رومز کنسٹرکٹ کیے جائیں. نمبر 3، ایڈیشنل کلینیکل فیسلٹیز کو کنسٹرکٹ کیا جائے. نمبر 4، اگر جو اس کا کرونا وائرس کا سپریڈ زیادہ جن ہبز میں زیادہ میسو ہے وہاں کوارنٹائن فیسلٹیز کو بھی ایمرجنسی بیسز پہ ایڈیشنل فیسلٹی کے طور پہ کنسٹرکٹ کیا جائے. نمبر 5، جو کوئک بلڈ ہاسپٹل کی ارینجمنٹ ہیں ان کو بھی ان پلیس کیا جانا چاہیے اور ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ ہم کتنی جلدی ایمرجنسی ہاسپٹل بھی آن گراؤنڈ لا سکتے ہیں. نمبر 6، کہ ہمیں جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہیں ان کی پروکیورمنٹ کے لیے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ایک اگریسو پروکیورمنٹ ایکٹیویٹیز کے تحت یہ پیریاڈیکلی پروکیور کرنے چاہیے. اور 7ویں نمبر پہ ہمیں جو ہمارے وینٹیلیٹرز اور دوسرے جو چیزیں ہیں ان کو پروکیور کرنے کی جو ایکسیس ہے اور اس کی کیپیبلٹی ہے اس کو بھی زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اب میں اپنی ٹاک کے سیگمنٹ 8 کی طرف آتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کرونا سے فائٹ کرنے کے لیے ایڈیشنل فنڈنگ کہاں سے ارینج کر سکتے. تو اس سلسلے میں میری ریکمنڈیشن ہے کہ 3 سورسز سے گورنمنٹ فنڈنگ ارینج کر سکتی ہے. ایک تو جو ورلڈ فنانسنگ باڈیز ہیں انہوں نے بہت بڑی اماؤنٹس کرونا کرائسس سے نپٹنے کے لیے ایئر مارک کی ہیں. مثلا ورلڈ بینک نے $18 بلین $18 بلین ایئر مارک کیا ہے. یعنی یہ $18 بلین کیسے جمع ہوا ہے؟ $6 بلین آئیڈا نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، $6 بلین IBRD نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، $6 بلین IFC نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اسی طرح WHO اور IMF نے بھی کنٹریبیوشنز کی ہیں. تو یہ فنڈنگ موجود ہے. دوسرا، USA میں ایک پینڈیمک ایمرجنسی فنانسنگ فیسلٹی کے نام سے ایک ارینجمنٹ اسٹیبلش کی گئی ہے. اس میں انٹرنیشنل ڈونرز نے فنڈنگ نہیں دی بلکہ یہ کیپٹل مارکیٹ سے
اس میں فنڈ آئی ہے، اور میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ جو فنڈ ایئر مارک ہوئے ہیں اس میں اپنا ایز افیکٹڈ کرونا افیکٹڈ کنٹری کے حساب سے فنڈنگ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور اپنا شے وصول کرنا چاہیے۔ تیسرا جو سورس جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ یونین کونسل لیول پہ بیت المال قائم کرنے سے ہم لوکل لیول پہ فنڈنگ موبلائز کر سکتے ہیں۔ اب میں اپنی ٹاک کے سیگمنٹ 9 کی طرف آتا ہوں کہ ہم انڈیویجول لیول پہ کرونا سے بچنے کے لیے کیا ایکشن لے سکتے ہیں۔ اس میں میری 8 یہ اب احتیاطیں یا ایکشن بہت فریکوینٹلی جو ایکسپرٹ ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کو چرچا، میں ان کو سمرائز کرتے ہوئے 8 میجرز جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ نمبر 1، جتنا ہو سکے گھر پہ ٹھہرے رہیں۔ نمبر 2، جو سرفیسز آف ٹچ ہیں ان کو ریگولرلی ڈس انفیکٹ کرتے رہیں۔ نمبر 3، روزمرہ کے کاموں میں اور روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں جو 6 فٹ کی فزیکل ڈسٹینسنگ کا پروٹوکول ہے اس کو مینٹین کریں۔ نمبر 4، ریگولر بیسز پہ 20 سیکنڈز تک اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ نمبر 5، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو خود بخود ہی سیلف آئسولیشن میں چلے جائیں۔ نمبر 6، کہ اپنے چہرے کے کسی حصے کو ہاتھ دھوئے بغیر ٹچ نہ کریں اور پھر اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں۔ نمبر 8، جب گھر سے باہر نکلیں تو ماسک پہنیں اور ماسک پہنے بغیر باہر نہ جائیں۔ اب میں اپنی ٹاک کے سیگمنٹ 10 کی طرف آتا ہوں کہ ہم یا گورنمنٹ لاک ڈاؤن کو کیسے کامیاب بنا سکتی ہے۔ تجویز دینے سے پہلے یہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہیں ایک سوشل کریچر ہیں اور ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا ختم نہیں کر سکتے، اور آپس میں میل جول جو ہے وہ وقتی طور پہ تو اس پہ سٹاپ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ لانگر ٹرم بیسس پہ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے ہمیں والنٹریلی بیسس پہ ابھی سے آئسولیشن میں چلے جانا چاہیے، اور حکومت کی سطح پر اس لاک ڈاؤن کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹمیٹک اور ایک ساؤنڈ فائنینشیل سپورٹ سسٹم کے تحت لوگوں کو فوڈ اور کیش کی سپورٹ مہیا کرے۔ اس سلسلے میں آپ یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور UK میں لوگوں نے پیمنٹس وصول کرنی شروع کر دی ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آخر میں آپ کو کہوں گا کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹس ضرور بھیجیں، اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی فیوچر کی انالیٹیکل ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے اور پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرونا کرائسس سے بحفاظت نکالے۔ اپنا خیال کیجئے گا۔ آپ کا شکریہ اور اللہ حافظ۔